हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ। और जिस तरीके से बंगाल में खेला होबे की कहानी चल रही थी, लेकिन आज बंगाल में खेला हो गया। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1-2 महीने से बंगाल का रण लगातार जारी था और हर चरण में लगातार ऐसा हम सोच रहे थे कि बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन दिखाई पड़ रहा है या जो माहौल दिखाई पड़ रहा है, तो वहाँ पर आखिर सरकार किसकी बनती है। जो नतीजे सामने आए और जिस तरीके से वाकई ये दिखाई दिया कि बंगाल में खेला हो ही गया। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तमाम तरह की ताकत झोंकने का काम उन्हें बंगाल में हालांकि किया। बड़े बड़े फायर ब्रांड बीजेपी के नेताओं को बंगाल में रैली के लिए छोड़ा गया, लेकिन उसका कोई भी असर वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे में अब ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये खेला हुआ कैसे। मतलब हालांकि ममता बनर्जी 10 साल से बंगाल में राज कर रही थी और विकास इतना हुआ है या नहीं। जिस तरीके से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि पश्चिम बंगाल में हो सकता है कि इस बार बीजेपी खेला कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो माहौल बन रहा था, अगर पिछले हम लोकसभा चुनाव की बात करें, उस दौर से ही बंगाल में लगातार बीजेपी के पक्ष में माहौल लगातार बनता हुआ हालांकि दिखाई तो पड़ रहा था और ऐसे कयास भी लग रहे थे, बल्कि हम सब भी ये उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी बंगाल में 100 तो क्रॉस कर ही देगी। लेकिन जिस तरीके से वो 2 डिजिट को भी क्रॉस नहीं कर पाई, ये वाकई बीजेपी के लिए बहुत बड़ी हार है। और मुझे लगता है कि अब बीजेपी को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर कौन कौन से वो कारण रहे जिसकी वजह से बंगाल में उन्हें इतनी शर्मनाक करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कई बंगाल में मुद्दे हैं, चाहे तुष्टीकरण की हम बात करें, चाहे जिस तरीके से घुसपैठियों का संरक्षण लगातार बंगाल में किया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि ये मुद्दे ममता बनर्जी पर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मुझे ऐसा लगता है, आम जनता को ऐसा लगता है, जिस तरीके से जिस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस जो कोविड काल में जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे कि कोरोना दिन प्रतिदिन अपने पैर पसारने में लगा हुआ था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जो पिछले कोरोना के दौर पे तमाम तरह की बातें बड़ी कर रहे थे, इस चुनाव के दरमियान वो किस तरीके से तमाम रैलियां करते हुए दिखाई दिए, वो हम सब ने देखा था। और शायद यही बड़ी वजह है कि अब लोग लगातार बीजेपी को नकार रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ लोगों को वोट बैंक मानकर अब तक बीजेपी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी, उसका खामियाजा साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में उसे भुगतना पड़ा है। लेकिन इसको लेकर मेरे साथ थोड़े एक-आध मेरे सहयोगी यहाँ पर हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगी कि वो इस पर क्या राय रखते हैं। बंगाल में जो लगातार जो हालात बने हुए हैं, मेरे साथ यहाँ पर 1-2 लोग हैं। हालांकि हम लोग अभी चर्चा ही कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि बंगाल में जो हुआ क्या हुआ, मतलब जो खेला होबे की जो बात लगातार कही जा रही थी, आखिरकार आज खेला हो ही गया। तो मिस्टर मयंक मेरे साथ यहाँ पर हैं। जिस तरीके से अभी तक ये लग रहा था कि बंगाल में हो सकता है बीजेपी आ सकती है और 100 का आंकड़ा पार कर देगी, लेकिन एक बार फिर से अब तीसरी बार ममता बनर्जी ने हैट्रिक मार दिया और एक बार फिर से ममता बनर्जी सरकार बनाने जा रही है। तो आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि मतलब बीजेपी क्यों हारी? मतलब क्या वो अहम कारण हो सकते हैं कि बीजेपी को जनता ने नकार दिया? क्या लगता है आपको? आपकी राय क्या है? मतलब एज एन आम जनता, आम वोटर, आप क्या सोचते हैं? अहंकार सोचता हूँ मैं तो। अच्छा, अहंकार किस पर अहंकार ज्यादा? रविन्द्रनाथ टैगोर को अहंकार हो गया था। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर को अहंकार हो गया था, क्यों? क्यों, हम आजकल लेटेस्ट रविन्द्रनाथ टैगोर तो वही है ना। अच्छा भाई साहब, ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर, आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर किसे कह रहे हैं। अच्छा, तो जिस तरीके से हम लोग को लगातार लग रहा था कि बीजेपी बंगाल में आने वाली है, हो सकता है। मैं उसके भी सपोर्ट में नहीं हूँ। हाँ, ममता बनर्जी के भी सपोर्ट में नहीं, क्योंकि हमेशा मयंक और डिबेट होती रहती है। मयंक बेसिकली बीजेपी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि ठीक है, बड़े बड़े फैसले बीजेपी ने लिए, हम सबको वो अग्री करना होगा, लेकिन क्या ये वक्त था इन फैसलों का? क्या ये वक्त था इस महामारी के दौर में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करने का? क्या इसी का सबक है? इसी का सबक जनता से आगे कुछ नहीं है ना। जनता से आगे एग्जैक्टली कुछ नहीं है। तो अब जो टीएमसी की पार्टी है 200 के पार आंकड़ा पहुंच गया है, तो क्या कहेंगे इस पर? मतलब आप क्या सोच रहे, खुश हो रहे हैं कि ठीक हुआ, ऐसा होना चाहिए था, या क्या आपके मतलब अभी आपके दिल में इंस्टेंट क्या रिएक्शन आ रहा है? जो पश्चिम बंगाल में जो नतीजे आ गए हैं, बीजेपी हार गई है, टीएमसी जीत गई है, आपको इंस्टेंट क्या आ रहा है? मतलब बीजेपी का हार भी ठीक लग रही है और ममता बनर्जी की जीत ठीक नहीं भी लग रही है। ओके, मतलब मिला जुला समीकरण यहाँ पर है। समीकरण है मुझे। अच्छा, मतलब आपको बीजेपी से ओवरऑल मुझे बीजेपी नहीं आ रही तो ज्यादा ठीक है वो। अच्छा, इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बीजेपी से कई ज्यादा अपेक्षाएं थी,
क्योंकि हाँ, तो जिस तरह से मैं- आपने बोला कि मैं एक्चुअली नरेंद्र मोदी से बहुत अपेक्षाएं रखता हूँ, हाँ लेकिन अब ऐसा रह नहीं गया अच्छा, अंदर आपका से दिल कि टूट गया। मैं बार बार मैं कि नहीं तारीफ करनी चाहिए ऐसे। हम्म कुछ चीज़ें तो खराब हुई हैं हम्म जिसका रीज़न उन्हें दिख गया, अब हम्म पता चल गया उन्हें। हम्म अब बाकी अब देखते हैं अब क्या होता है। अब आगे आने वाले चुनाव बताएंगे अब क्या करना है। अच्छा तो अच्छा, अभी उत्तराखंड के चुनाव भी होने वाले हैं 2022 में। तब तक जनता है ना दोस्त, भूल जाएगी सब कुछ। ओके, जनता भूल जाएगी, इसको याद रखिए कि जनता भूल जाएगी, क्योंकि एक्चुअली जाएंगे ये सब। हमारी बहुत बुरी नाकामी है कि हम भूल जाते हैं कि जो ये राजनेता है वो कर क्या रहे हैं हमारे साथ, हम उसे इग्नोर करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम बहुत पावरफुल चीज है उनके लिए, पता अभी है। भूल जाएंगे। अभी क्या ये मई चल रहा है, दिसंबर तक सब भूल गए, सब वेनिश, सब फिर फिनिश आउट, कौन सा कुछ नहीं बचेगा। अच्छा फिर उसके बाद फिर कोई नया मुद्दा आएगा और नए फिर बस, बीजेपी फिर के लोगों नए का माइंड बोल और डाइवर्ट हो जाएगा। फिर बीजेपी फिर बहुत अच्छी पार्टी। अच्छा, और कुछ इंस्टेंट रिएक्शन आ रहे हो, कुछ जैसा आपका मन तो मैं जान गई, भयंकर का ये कहना है कि बीजेपी नहीं जीती उसकी खुशी भी नहीं है, अच्छा भी है, और टीएमसी जीती उसकी खुशी नहीं है। तो इसका हम समझ रहे हैं, मतलब ये है कि इनको बीजेपी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि बीजेपी बहुत अच्छा कर सकती थी, लेकिन खुद ही बीजेपी ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, इसे ये कह सकते हैं। कुछ भी कह सकते हैं इसे, लेकिन फिलहाल अभी तो मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने अपनी विचार रख दिए हैं। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, कि मतलब अच्छी बात है यार कि मतलब बीजेपी से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट भैया से मैं जानना चाहूंगी, भैया आज टीएमसी के पश्चिम बंगाल में नतीजे आ गए और मोदी और शाह ने बहुत जोर लगाया बंगाल में, लेकिन जीत नहीं मिली, तो अब टीएमसी जीत गई एक बार फिर से, तीसरी बार, तो मतलब आप क्या कहेंगे इस पर? ये कुछ नहीं है, वहाँ की राजनीति जो है, लोकल पार्टी है उनकी वहाँ पे गुंडागर्दी रहती है। ये उन्हीं के दबाव में आके लोगों ने वहाँ पे वोट दिए गए हैं, अच्छा और यही लगता है मुझे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि दबाव में वोट दिया गया है? हाँ, दबाव में वोट मतलब आप टीएमसी की जीत से खुश पीएम नहीं की है? पार्टी के जितने भी गुंडे हैं उन्होंने वोट देके 1.1 जैसे भी करा होगा, अच्छा। उन्होंने नोटों से जैसे भी, अच्छा उन्होंने उसी प्रकार से वोटिंग करी है, लोगों अच्छा। को पैसा वैसा बांटा गया है। अच्छा चुनाव आयोग ये चुनाव, अच्छा, तो मतलब आप टीएमसी की जीत से खुश नहीं है? मैं टीएमसी की जीत से खुश नहीं हूँ। अच्छा, नहीं है? जिस तरीके से 20 साल तक कम्युनिस्टों ने बंगाल को हाँ। बर्बाद करा है, और 10 साल से, अब 10 साल ही लगा लो, 10 साल से, हाँ ममता दीदी ने कुछ कार्यक्रम करा नहीं। टाटा का प्रोजेक्ट आया था, उसको रोजगार के चक्कर में उसको हटा दिया गया। किसानों की जो लैंड एक्विजिशन किए गए थे, जो हाँ। बंजर पड़ गए, उसके आप तुम डंपर से मिट्टी डलवा दो तो कहाँ से होगा वो? अच्छा, क्या तो बात है? कैसे आप उसकी भरपाई कर पाओगे? अच्छा, तो ये भी बहुत बड़ा नतीजा है। हाँ। ये बंगाल के लिए मतलब बहुत वो है, हम्म खतरे की चीज है। हम्म जो सुधरना चाहे तो सुधर सकते हैं बंगाल के लोग। हाँ, तो भाई जैसे आपने कहा कि पिछले 30-35 सालों से बंगाल में कम्युनिस्टों का राज था, लेफ्ट 20 साल हाँ, तक, 20 साल तक उन्होंने बर्बाद करा। कम्युनिस्ट लेफ्ट ने सरकार बनाई थी, लेकिन आप सोचिए कितना शर्मनाक है कि अभी गठबंधन के बाद भी मुश्किल से 1 और 2 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस का गठबंधन था लेफ्ट के साथ, आईएसएफ, फुरफुरा शरीफ जिनका नाम है उसकी पार्टी का मेन हेड का, उन्होंने गठबंधन किया था और वो मात्र 1-2 सीटें लेकर आए। मतलब कितनी शर्मनाक बात है ये शर्मनाक तो बात तो है। इसके लिए जनता है उनमें सोच की कमी है, मतलब कि इनोवेटिव आइडिया लेके आगे की सोचते नहीं है। जिस तरीके से वो मतलब एक कुएं के मेंढक बन के रह गए हैं। अच्छा, और वहाँ के लोगों की मतलब राजनीतिक पार्टी जो है वो उनको वैसे ही बनाना चाहती है, कुएं का मेंढक की तरह। उनको लगा कि अगर जो ये बाहर आ गए तो उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी, अच्छा, इसलिए वो वहाँ के लोगों को ही उसमें कुएं के मेंढक की तरह रखना चाहते हैं। अच्छा वहाँ की जनता भैया, को। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप किस पार्टी को समर्थन करते हैं? मतलब समर्थन मतलब ठीक है, मतलब कौन सी पार्टी आपको ज्यादा पसंद है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, अभी तक जिन्होंने काम करा है, बीजेपी ने काफी अच्छा काम करा है। अच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हाँ। ने भी काफी काम किए हैं, और ये भी हुआ है। मतलब चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी की तो वो दौरा, वो इरा ही कुछ और था, अच्छा। वो इरा ही कुछ और था, इरा पहले ही के कुछ और राजनेता था। अलग थे। अब जो वर्तमान में अगर हम पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की पार्टी काम कर रही है, तो आप पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से खुश हैं या नहीं पीएम है? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत सरकार की जो अभी अगुवाई चल रही है, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, वो बहुत बढ़िया ही चल रहे हैं। और कुछ पॉइंट पे है कि जैसे कि मतलब उनको सरकार को एक बार मॉनिटरिंग अपने एंड पे करनी चाहिए कि वो प्रोजेक्ट जो है वो सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। जैसे उज्ज्वला योजना है, आज के टाइम पे सिलेंडर की कीमत 800 रुपए तक ही जा रही है। तो उज्ज्वला योजना लाने का मतलब क्या था? जो मतलब रूरल एरियाज में जो लोग खरीद नहीं पाते सिलेंडर वगैरह, जिनको करवाना था कि मतलब 400 तक करवाए जा सके, तो आज वो सिलेंडर की 900 रुपए कीमत हो रही है। घर में तो सिलेंडर तो वैसे ही रिफिल खाली पड़ा हुआ है, तो महंगाई फायदा पे नहीं है। कुछ करना महंगाई चाहिए। पे है, करना चाहिए। अच्छा, और अभी जो बंगाल में तमाम रैलियां की जा रही थी, उसके भी लोग काफी आलोचना कर रहे थे,
उसका इसी का नतीजा है कि बीजेपी को लोगों ने हल्के में ले लिया, क्योंकि जो नेतृत्व है, जो लीडर है, वो खुद ही अगर इस तरह से नियमों का उल्लंघन करेगा तो आप सोचिए कि आम जनता तो बहुत। जैसे मैंने कहा था आपको कि वहाँ की जो टीएमसी की जो गुंडा पार्टी है उन्होंने ही यही कर रखा है, उनका काम ही यही है। वहाँ के टीएमसी के लोगों को, कम्युनिस्ट के लोगों का क्या है, वहाँ पे उन्होंने क्या बता रखे हैं, वहाँ पे लोगों ने क्लब बना रखे हैं। वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे गुंडागर्दी वाले शब्द होते हैं, हॉकी स्टिक्स वगैरह का भी आप जाके देखो तो उनके वहाँ रहती है गुंडागर्दी, तो टीएमसी की पार्टी बहुत रहती है। और वहाँ के नेताओं में क्या रहता है कि टीएमसी वालों को चाहिए समर्थन, चाहिए जनता में भीड़ जुगा लानी है, तो वो उन पार्टी को क्लब वाले जो गुंडों के जो क्लब्स वगैरह जो वहाँ पे बने हुए हैं टीएमसी के और जो भी और अन्य कम्युनिस्ट पार्टी के जो हैं, तो उनसे समर्थन मांगते हैं। अच्छा। तो बोलते हैं भैया ठीक है, आप हमारे क्लब के लिए इतना डोनेशन पैसा दे दो, हम आपके लिए समर्थन दे देंगे। अच्छा। बम बम फोड़ना, गोली चलाना, हॉकी स्टिक, लंडर, जो भी करनी होती है, रंगदारी वगैरह, ये सब वही करवाते हैं। तो भैया अभी जिस तरीके से अब 21 में तो चलो चुनाव निपट गया बंगाल के और अन्य 5 राज्यों के, तो अब 2022 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के भी चुनाव आने वाले हैं। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, चलिए योगी आदित्यनाथ तो एक अच्छे नेतृत्व की तरह से काम कर रहे हैं, उन्हें मैं ही पसंद करती हूँ, लेकिन अगर उत्तराखंड में जो लगातार इससे पहले हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सीएम थे, अब जो तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, सर क्या आपको लगता है, भैया आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में बीजेपी कमाल कर पा रही है? उत्तराखंड में अगर आपको लगे तो किसकी सरकार आनी चाहिए 2022 में? देखिए, अगर जो वहाँ पे बीजेपी की जो हो या कांग्रेस की सरकार हो, उन्होंने मतलब कार्य करे हैं, पर मतलब उतने पूर्ण रूप से करे नहीं है। मतलब जो जिस तरीके से तेजी लानी चाहिए उस तरीके से वो तेजी लाए नहीं है कार्यों में। अभी देहरादून में क्या करा है कि इन्होंने 5 या 6 इलेक्ट्रिकल बसों की सर्विस शुरू करी है, जो मतलब ठीक है सिटी को मतलब ग्रीन करने के लिए, मतलब हरा भरा करने के लिए, ज्यादा पॉल्यूशन ना हो। तो उसमें और भी जैसे हैं, मतलब कि जैसे अब आप देख ली, आपका उत्तराखंड कितने 2000 में बना था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, जब फाइल एक आई थी मायावती के बाद 97 में, जब मायावती जी आई थी सत्ता में, उत्तर प्रदेश की सत्ता में पहली बार। अब उन्होंने जब पहली बार में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करा था, तो उत्तराखंड राज्य को एकदम अलग ही कर दिया गया था। तो 2000 में जब केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मायावती के जो भी कार्य उससे हुआ है, तो उस तरीके से देखा जाए उत्तराखंड में या तो टूरिज्म का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो सकता है। और जो कुमाऊं देखो, उत्तराखंड 2 मंडलों में है, एक कुमाऊं और गढ़वाल मंडल। वहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि अभी तक जो हुआ है आप देखें तो वहाँ पे एक तो टूरिज्म का बहुत अच्छा है, तो हम टूरिज्म के बेस पर ही नहीं टिक पा सकते ना, हमें और भी चीजों पे डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह, फार्मिंग वगैरह, इन चीजों पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर जो वहाँ पे ध्यान देंगे तो हम उसके बेस पे हम और इंडस्ट्रीज को भी उठा सकते हैं। और जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है, ये मतलब इसका स्लो रेट ग्रोथ है, पर रुकता कभी नहीं है, मतलब ग्रो ही करेगा। और जैसे इंडस्ट्रियल है, सर्विस सेक्टर वगैरह है, ये कभी अभी जैसे लॉकडाउन पीरियड में, कोविड पीरियड में ये एकदम ठप पड़े हैं। पूरे भारत की बात क्या करें, पूरे विश्व की बात कर, वो भी ठंडे पड़े हैं, उनकी अर्थव्यवस्था भी डाउन पड़ रखी है। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जैसे कि बहुत अच्छा है, अभी बहुत रिसोर्सेज अच्छे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह की जा सकती है वहाँ पे, और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह। जैसे आप हिमाचल का ले लीजिए, हिमाचल में आपने देखा था कि 70 के टाइम पे लोगों ने फूड प्रोसेसिंग वगैरह शुरू करा था, सेब वेब लगाने। तो वहाँ की सरकार ने 80 के दशक में, 80 या 85 के दशक में, जब उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ पे हिमाचल के जो लोग हैं मतलब बहुत काम कर रहे हैं, फूड कर रहे हैं, प्रोसेसिंग यूनिट कर रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे जाके हिमाचल में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह अपनी स्थापित करी है। जिसका आप उदाहरण आप देख सकते हो, हिमाचल, कभी आप नई दिल्ली में आओ तो मंडी हाउस में एक हिमाचल भवन है। अच्छा। वहाँ पे हिमाचल वालों का एक अलग सा बना रखा है बूथ, जो मतलब हिमाचल सरकार द्वारा स्थापित किया गया एक उपक्रम है, तो वो चला रहे हैं। वहाँ पे जूस, ऑर्गेनिक, ऐसी चीजें, उत्पाद, आपको प्रोडक्ट्स वगैरह वो आप भी कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो ऐसे ही उसी बेस पे आपको उत्तराखंड पे भी करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल और उत्तराखंड की जलवायु है वो सेम एक जैसे ही, ज्यादा से ज्यादा 19-20 का अंतर ही होगा। पहाड़ी इलाका है, सही बात, पहाड़ी इलाका है। अब बात आ जाता है, हम जैसे कि 9000 फीट की ऊंचाई पे ऊपर, जैसे कि टिहरी वगैरह, टिहरी गढ़वाल का वहाँ पे है, वहाँ पे जैसे रोडोडेंड्रो है, रोडोडेंड्रो को बहुत उगाना, मतलब कहते हैं कि बहुत अच्छा, मतलब और वो है, मतलब मेडिसिन वाला है, हार्ट पेशेंट्स वगैरह के लिए, जैसे जूस प्रोसेसिंग वगैरह होती है। इस तरीके से मैंने एक बार पढ़ा था विकिपीडिया वगैरह में रोडोडेंड्रो के बारे में, तो जर्मनी में भी बहुत अच्छा ही
रोडोडेंड्रो का यूज करते हैं, पर उसकी किस्म जो है उसकी अलग है, हमारा अलग है। और साथ साथ में जैसे हमारा कोदा जैसे बोलता है उत्तराखंड के लोग, रागी वागी जो यहाँ पे दिल्ली में रागी वागी बोलते हैं, उसको मतलब बहुत खाया जाता है, हाई प्रोटीन डाइट है वो भी। और मेरे जो रिश्तेदार हैं जो जर्मनी में रहते हैं, उन्होंने भी बताया है कि भैया वहाँ के लोग तो ये कोदा वोदा जो बोलते हैं उत्तराखंड के लोग, रागी वागी, उसका बहुत उपयोग करता है। वो तो उसकी रोटी वोटी कुछ ऐसे तरीके से बना के खाते हैं। तो इन चीजों पे भी वैसे ध्यान देना चाहिए। वाकई भाई ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज वही हैं। अगर हम पहाड़ में रहते हैं तो वही संसाधन है जिनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। हाँ वाकई। तो भैया आप क्या चाहते हैं, उत्तराखंड में बीजेपी आए या कांग्रेस आए, मतलब किसकी सरकार बननी चाहिए, या यूकेडी आए, या अब तो आम आदमी पार्टी भी आ गई है, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी प्रदेश में उत्तराखंड में आनी चाहिए, पहाड़ में सरकार बननी चाहिए? जहाँ तक बीजेपी का सवाल है या कांग्रेस का है, कांग्रेस में मुझे लगता है अब मतलब कुछ चेहरे बचे नहीं है। अब जो 2-4 चेहरे थे वो तो अब तो बीजेपी पे है। बीजेपी कार्य अच्छा कर रही है, पूरे देश में भी अच्छा कार्य कर रही है। पर बीजेपी के नेताओं में एक चीज और बहुत अच्छी होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कि जिस तरीके से वो अपनी सरकार 5 साल पूरे नहीं करने देते, वो 5 साल या 3, जैसे कि चुनाव आने वाले थे 3.5 या 4 साल में अपनी सरकार के मुख्यमंत्री बदल देते हैं। अब 6 महीने बाद आप दूसरा मुख्यमंत्री या 1 साल के लिए एक नया मुख्यमंत्री बनाओगे तो वो बैठ के कौन सा तीर मार लेगा वहाँ? सही बात है। मान लो कि एक योजना लाया, उस योजना में आपको लगाया, उस योजना में आपको महीना 2 महीना आपने रिपोर्ट बनाई, आपने भारत सरकार के को दी, वहाँ पे वो भी 1-2 महीना स्टडी करके वहाँ के प्रोसेसर वगैरह करके आपको बना के दे देंगे। तो 1 साल तो आपका ऐसे लग गया, तो आप इम्प्लीमेंट कब करोगे, प्रोजेक्ट कब लाओगे? तो ऐसे जब तक वो जाता है तब तक वो फाइल चली जाती है और वो फिर ठंडे बस्ते में रहता है। तो वाकई में ये बहुत दुखद की बात है उत्तराखंड सरकार के लिए कि मतलब ये पूरा अपना काम कर नहीं पाते। यहाँ पे या तो जो क्षेत्रीय जो नेता वेता है इनकी आपस में ही मतलब जो बीजेपी के जितने भी हैं इनमें कुछ कोऑर्डिनेशन कोई अच्छा है नहीं, मतलब देखा जाए तो मेरी नज़र से। बाकी वो अपनी समझ के हिसाब से जो करते हैं वो करते हैं। वाकई मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। तो हालांकि जिस तरीके से ये दिखाई पड़ रहा है कि लोगों को बीजेपी से काफी उम्मीदें हैं, काफी एक्सपेक्टेशन है। मैंने आपसे दिखाया आपको कि लोगों की अलग अलग राय, हालांकि लोगों को एक्सपेक्टेशन है और लोग नहीं चाहते थे कि बीजेपी आए, या भैया ने बहुत अच्छे से समझाया कि बीजेपी उनकी पसंदीदा पार्टी है, लेकिन बशर्ते कि वो अगर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करे। लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे बंगाल चुनाव को लेकर, जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की सरकार बनी है, एक बार फिर से जिस तरीके से लगातार अमित शाह 200 से पार का नारा वो लगाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी को ये सोचने की जरूरत है कि आखिर बंगाल में कौन कौन सी वो खामियां रही, कौन कौन सी वो कमी रही, जिसका नतीजा बंगाल में बीजेपी को भुगतना पड़ा। हालांकि बस इतनी सी छोटी सी बातचीत करनी थी। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर डालें। शुक्रिया, बाय बाय।